नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का यह पाठ नौकर मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 बाल राम कथा और क्लास 6 वसंत का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। नौकर। तो नौकर जो है पाठ 15 है और इनकी लेखिका कौन है? अनु बंदोपाध्याय जी हैं। तो बच्चों इस पाठ में लेखिका हमें गांधी जी के जीवन के बारे में बताए हैं कि गांधी जी का जीवन किस तरह का था। वे साबरमती आश्रम में किस तरह से एक एक काम खुद किया करते थे। किसी भी काम को वे छोटा नहीं समझते थे, हर काम को वे स्वयं करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य को स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी मनुष्य को जो है अपना काम खुद ही करना चाहिए, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक कोशिश करना चाहिए कि सारा काम अपने से करें। हाँ, जब शरीर साथ नहीं दे, कुछ तबीयत खराब हो, शारीरिक रूप से बीमार हो जाए, तब आराम करना चाहिए। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करना चाहिए, न कि दूसरों से सेवा लेकर किसी को कष्ट पहुँचाना। यह मानवीय धर्म नहीं है। वे नौकर को भी अपना भाई और अपने बच्चों की तरह प्यार किया करते थे। यही मानवीय गुणों के कारण वे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिला पाए। और आप लोग जानते होंगे बच्चों कि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज शासन कर रहा था। तो किस तरह से सूझबूझ से गांधी जी देश को आज़ाद कराए हैं। तभी तो लोग कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सच में वे ईश्वर के समान थे, इसलिए तो जब तक संसार रहेगा उनका नाम सदा सदा के लिए लोगों के हृदय में प्रेरणा का काम करेगा। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। नौकर। तो इसमें दिया गया है कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। मतलब गांधी जी छोटा से छोटा काम भी किया करते थे जो खास तौर पर नौकर चाकर करते हैं। अभी देखते होंगे बच्चों की घर घर में लोग नौकर रखते हैं छोटा मोटा काम करने के लिए, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते थे। वे सारे काम को खुद किया करते थे। जिस जमाने में वो बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि जिस जमाने में, मतलब जिस समय में वे बैरिस्ट्री मतलब वकालत पढ़ते थे, वकालत से वे वकालत मतलब वकील थे, तो उस समय वकील बहुत सारे पैसे भी कमाते थे। तो हजारों रुपए कमाते भी थे गांधी जी, लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था, घमंड नहीं था। वे अपने हाथों से ही चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। मतलब कभी कभी जो चक्की खराब हो जाता था तो उनको ठीक करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए, मतलब थोड़ी भी देर नहीं लगाए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोड़ देते थे। उनका कहना था कि गेहूं जो पीसते हैं लोग, तो सबसे पहले उसमें से कंकर पत्थर वगैरह होता है, तो उसको साफ करना चाहिए, ऐसे ही नहीं पिसा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पिसा लेंगे तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कौपीनधारी बोलते हैं धोती या लंगोटीधारी। आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे चित्र में कि गांधी जी धोती पहना करते थे लंगोट के जैसा। तो जब गांधी जी को लोग देखते थे अनाज बीनते हुए, तो लोग जब मिलने आते थे उनसे, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि गांधी जी जैसा महान व्यक्ति जो है इस तरह के काम किया करते हैं। मतलब गेहूं बीन रहे हैं, अनाज बीन रहे हैं, अपना काम खुद ही कर रहे हैं।
और साबरमती आश्रम का एक एक काम को खुद कर रहे हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते देख गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बच्चों, कोई बड़े आदमी अगर छोटा मोटा काम करने लगते हैं तो उन्हें शर्म लगने लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई दिखावटी गुण नहीं था। एक बार उनके पास कॉलेज से कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो क्या हुआ, एक बार जो है पास के कॉलेज से एक छात्र गांधी जी से मिलने आए और गांधी जी को बोले कि बापू आप कुछ मुझे काम दीजिए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वह पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी जानता है, तो उनको लगा कि कोई पढ़ने लिखने का काम देंगे। लेकिन गांधी जी उनके मन की बात को तार ली और बोले, तार ली मतलब समझ गए, भाप गए और बोले कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अब आगंतुक मतलब आने वाला जो वह लड़का था वह मतलब मुश्किल में पड़ गया कि गांधी जी हमको ऐसा काम दे दिए। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। तो देखिए बच्चों, किस तरह से उस लड़का को घमंड था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वहाँ भी उसका घमंड टूट जाता है। तो कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। तो क्या हुआ, कुछ वर्षों तक गांधी जी जो है साबरमती आश्रम में जो भंडारे का काम होता था, भंडारा मतलब भोजन आदि बनने का जो वहाँ पर काम होता था, तो उनको भी संभालते थे। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई में जाकर सब्जियाँ छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे। आड़े हाथ लेना मतलब गुस्से हो जाना, नाराज हो जाना, यह मुहावरा है बच्चों। तो वे क्या करते थे, उनका कहना था कि भंडारे को भंडारा वाला जो रूम होता है, रसोई घर, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि वहाँ खाने पीने का सामान बनता है। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। तो क्या हुआ, गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। मतलब एक बार क्या हुआ, कोई आश्रमवासी थे तो वे क्या किए, आलू को ऐसे ही बिना धोए ही काट दिए। गांधी जी का कहना था कि आलू और नींबू को धोकर ही काटना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो आवश्यक तत्व होता है वह धोने के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए सबसे पहले उसको धो लेना चाहिए फिर काटना चाहिए। तो एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। कभी कभी देखते होंगे बच्चों, जब केला बहुत पक जाता है तो चाहे तो पीला केला हो या हरा केला हो, उसके ऊपर काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, आश्रमवासियों को कुछ ऐसे ही केले दिए गए थे तो उसने बहुत बुरा माना। तो गांधी जी क्या बोले, गांधी जी उनको समझाए कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है, मतलब पाचन शक्ति जो है वह तुम्हारा कमज़ोर है, और यह केला जो तुम खाओगे तो तुम्हारा हाजमा जो है ठीक हो जाएगा, पाचन शक्ति मजबूत करता है। तो इस तरह देखिए गांधी जी को हर चीज़ का ज्ञान था। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, मतलब खाना परोस कर देते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह नहीं भी पाते थे। जानते हैं कि बच्चों, गांधी जी तेल मसाला वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करते थे, तो जो खाने में तेल मसाला खाते हैं तो उनको ऐसा लगता था कि ये बेस्वाद वाली यह सब्जी है, लेकिन गांधी जी के सामने वे लोग कुछ नहीं बोल पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। अब आगे बता रहे हैं कि आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे, मतलब एकजुट होकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीले को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। कालिख मतलब बच्चों कालापन, क्योंकि जानते होंगे बच्चों, विलेज एरिया में अक्सर देखते होंगे
जो विलेज के हैं बच्चों उनको पता होगा कि लकड़ी के चूल्हे पर जब खाना बनता है तो क्या होता है, पतीला काला हो जाता है। तो नीचे जब काला हो जाता है तो उसको घिसने में बहुत ताकत लगता है। तो एक बार क्या हुआ, गांधी जी सोचे कि इस कालापन को हम दूर करते हैं। तो वे क्या किए, राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ पहुंची और उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। तो कस्तूरबा को लगा कि इतना मेहनत वाले काम गांधी जी करते हैं, तो बोले कि नहीं नहीं, यह काम आपका नहीं है, इसे करने के लिए और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। तो आगे क्या होता है, बर्तन एकदम चमकते ना हो तब गांधी जी को संतोष नहीं होता था। यानी गांधी जी जो है उनको ऐसा लगता था कि बर्तन साफ सुथरा चमकते हुए रहना चाहिए। तो एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांज कर चांदी सा चमका देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जेल में उनको कोई मददगार जो हेल्प कर रहा था, तो गांधी जी को उनका काम अच्छा नहीं लगता था। तो गांधी जी बोले कि देखो, मैं तो लोहे के भी बर्तन को चांदी के जैसे चमका सकता हूँ। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, मतलब जब आश्रम बन रहा था, उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ा था। तंबू बोलते हैं, कपड़े का एक घर जैसा बना होता है, शमियाना जैसा। तो क्या हुआ, आश्रम बन रहा था तो आश्रम बनने से पहले एक तंबू जैसा लगा दिया जाता है, कपड़े का घर जैसा, ताकि लोग उसमें सो सके, खाना बना सके। तो वहाँ जो लोग आते थे, मेहमान लोग आते थे, तो तंबू में लोग सोते थे। तो एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। नवागत मतलब जो कोई नया आने वाला व्यक्ति था, तो उनको पता नहीं था कि सारे बिस्तर जो हैं, जो बिस्तर पर वो सोए थे, उसको कहाँ रखना चाहिए। तो वे क्या किए, अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की किस तरह से गांधी जी साफ सफाई का काम भी किया करते थे और जो जगह पर जहाँ सामान रखना चाहिए वहाँ वे रखते थे। ये नहीं कि इधर उधर कोई भी सामान को फेंका रहे, तो उनको यह सब अच्छा नहीं लगता था। वे चाहते थे कि हर काम व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, तो वे हर काम में मदद भी किया करते थे। आगे बता रहे हैं कि आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम वे रोज करते थे। तो रोज क्या करते थे, आश्रम के लिए जो खाना बनता था, तो वे बाहर एक कुआं था, उसमें से पानी रोज गांधी जी लाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ अस्वस्थ थे वे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। मतलब थोड़ी से सा उनका शरीर जो है बीमार जैसा हो गया था, अस्वस्थ हो गया था। तो क्या किए, वे चक्की पर आटा पीसने के काम में वे हिस्सा तो बटा ही चुके थे। तो उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। तो कोई उनके एक साथी थे, तो सोचे चलो गांधी जी थोड़ा सा आराम कर ले। तो जितना भी वहाँ पर बर्तन था उसमें वे लोग क्या किए, पानी उसमें डाल दिए। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो गांधी जी देखिए कैसे व्यक्ति थे, आराम करने वाले नहीं थे, वे हमेशा कुछ न कुछ किया करते थे। तो गांधी जी जब सर पर टब को ला रहे हैं पानी, तो जो व्यक्ति पानी भर कर रखे थे वो पछताने लगे कि बेकार से मैंने इतना पानी भर दिया और गांधी जी को खुद पानी लाना पड़ रहा है। तो आगे देखिए बच्चों क्या है, शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी नहीं हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक खुद ही काम करना चाहिए, बिल्कुल लाचारी ना हो। मतलब कहना उनका यह है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर में कोई तरह की तकलीफ नहीं है, तब तक
अपना काम खुद ही करना चाहिए। महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक श्रम न करना पड़े। उनका कहना है कि महात्मा या बूढ़े हुए हो गए हैं तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि उनको बस आराम ही करना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपना काम खुद ही करना चाहिए। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। मतलब वे उनके अंदर इतना हिम्मत था, इतना अंदर से उनके अंदर जो है कोई काम करने के लिए साहस था कि वे थकते नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका से बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। आप देख सकते हैं बच्चों, 1 मील की दूरी आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना दूरी होता है। और 25-25 मील तक जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ था और उसमें जो व्यक्ति घायल हो गए थे उनको क्या करते थे, वे स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक वे ढोते थे, वहाँ पहुँचाते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे क्योंकि बच्चों उस समय क्या था, यातायात की कोई सुविधा नहीं थी। ट्रेन बस वगैरह बहुत ही कम मिलता था। बहुत बहुत दूर तक आदमी को पैदल ही चलना पड़ता था। तो गांधी जी इतना मतलब काम किया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। अब बता सकते हैं बच्चों कि 42 मील 42 मील कितना दूरी होता है। तो दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तो वहाँ पर जो है पास के शहर में कोई भी काम उनको पड़ जाता था तो अक्सर वे 42 मील तक पैदल चलते थे बच्चों। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे और क्या करते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे, मतलब जगह पर लौट आते थे। देखिए बच्चों क्या करते थे, उनको जब 42 मील दूरी तय करना होता था तो वे अंदाज़ा लगा लेते थे कि कितना जल्दी उनको वहाँ से चलना है कि फिर घर भी लौट जाना है समय पर। तो वे 2 बजे रात को ही कुछ नाश्ता वगैरह बांध कर लेकर निकल पड़ते थे और दिन में क्या करते थे, जो भी खरीदारी उनको खरीदना होता था, ज़रूरत का सामान उसको खरीदते थे और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण किया करते थे। मतलब वे जिस तरह से रहा करते थे गांधी जी, तो उनके साथी भी उन्हीं के रास्ते पर चलते थे। अब आगे बता रहे हैं कि एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। तो एक बार क्या हुआ, कोई तालाब था जिसको मिट्टी से भरा जा रहा था, तो गांधी जी के साथ साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। तो क्या हुआ बच्चों, तालाब भराई का काम चल रहा था तो उसमें कुछ उनके साथी लोग जो हैं काम करने गए थे। तो गांधी जी वे लोग क्या किए, फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए जब घर वापस लौटे तो गांधी जी उनके लिए तस्तरियों में नाश्ता, फल आदि तैयार करके रखे थे। तो एक साथी ने उनसे पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? तो गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो देखिए बच्चों किस तरह से गांधी जी सबका मदद करते थे, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। तो अपने साथी लोगों के लिए किस तरह से वे नाश्ता तैयार किए हैं और मुस्कुराकर उनको जवाब भी देते हैं कि मेरे पास थोड़ा समय था, खाली समय था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया क्योंकि आप लोग थके मांदे आए हैं। तो इस तरह देखिए बच्चों उनका स्वभाव कैसा था, वे किस तरह से सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, सबको प्रेम किया करते थे। आगे बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए थे। तो क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो कुछ भारतीय लोग थे तो जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को क्या किए, भारतीय जो लोग थे वहाँ पर वे लोग चाह रहे थे कि इंडिया आ जाए, तो उनका कुछ मांग था।
तो वे लोग क्या किए, ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार गांधी जी कहाँ गए, लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। तो वहाँ पर क्या हुआ, भारतीय जो छात्र थे तो वे जानते थे कि गांधी जी आने वाले हैं, तो वे लोग, गांधी जी मीट मछली नहीं खाते थे, शाकाहारी भोजन करते थे, तो वे लोग शाकाहारी खाना बना रहे थे और गांधी जी को इनवाइट किए थे, निमंत्रण दिए थे। तो छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तो वे लोग सोचे थे कि नहीं, सब लोग मिलकर गांधी जी के लिए भोजन तैयार करेंगे सबके लिए। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। तो क्या हुआ, जब तीसरे पहर 2 बजा तो देखते हैं कि वहाँ पर एक दुबला पतला आदमी आ गया है और वो आकर के क्या किए, तस्तरियाँ धोने लगा, सब्जी सब जो कटा हुआ था उसको साफ करने लगे और छोटा मोटा जो काम था उसको काम करने लगे। तो किसी को यह पता नहीं था कि यह गांधी जी हैं। बाद में छात्रों का जब नेता वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम के भोज में निमंत्रित और सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो देख सकते हैं बच्चों कि जिनके लिए सारे छात्र लोग भोजन तैयार कर रहे थे, वे व्यक्ति गांधी जी जो सम्मानित अतिथि के रूप में उनके सामने पधारते। लेकिन देखिए वे किस तरह से उन कामों में भी मदद कर रहे हैं, मतलब अपना कुछ दिखावा नहीं कर रहे हैं कि मैं गांधी हूँ, मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ। ऐसा कुछ भी दिखावटी उनके अंदर नहीं था। वे हर छोटा बड़ा काम को समान समझते थे और उनका जो है मतलब उनका हमेशा एक ही मकसद रहता था कि सबका मदद करना, सबको साथ साथ मिलजुल कर चलना। आगे बता रहे हैं कि गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था। तो क्या हुआ, गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही देश के लिए काम करने के लिए वे सबको प्रेरित किया करते थे, थोड़ा वो कड़े रूप में काम करवाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि देश की आज़ादी इस तरह से नहीं मिल सकती है। तो वे भले ही देश के लिए कुछ भी करवाने को तैयार थे, थोड़े से सख्त बन जाते थे, लेकिन अपने लिए कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। तो एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो क्या हुआ, रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, मतलब झाड़ू दे रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी मतलब जो झाड़ू बहारने का था, झाड़ू लगाने वाला जो झाड़ू था, उसको एक कार्यकर्ता जो थे वो ले लिए। तो जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखने समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। तो देखिए बच्चों, गांधी जी किस किस तरह से हर नियम का पालन करते थे, क्योंकि उनको तो हमेशा देश की आज़ादी के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था और बहुत सारे पत्र का जवाब लिखना पड़ता था। कई जगह उनको पत्र देकर देश की आज़ादी के लिए उन्हें कई तरह के काम होते थे। लेकिन क्या होता था, लिखते समय जब लालटेन का तेल खत्म हो जाता था, क्योंकि उस समय जो है लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लालटेन होता है जिसमें किरासन तेल डालकर जलाया जाता है। तो क्या होता था, कभी कभी लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो वो किसी को जगाते नहीं थे, जो उनके साथी लोग थे उनको जगाते नहीं थे, भले ही उनको चंद्रमा की रोशनी जो होता है उसमें वो पत्र को लिख लेते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, गांधी जी अपने शिविर में 2 आदमियों को रहने की अनुमति दिए हुए थे, अनुमति थी। तो दोनों को खाखरा, किस तरह से, खाखरा एक तरह का व्यंजन होता है जो कि गुजरात में बनता है पापड़ की तरह, और उसमें बहुत सारे मसाले सब दिए जाते हैं। तो किसी को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। तो गांधी जी
कुशल रसोइये मतलब कुशल जानकार थे और खाखरा किस तरह से बनता है इस तरह की वे विधि बताए। और उस समय गांधी जी का उम्र जो था 78 वर्ष की थी, 78 वर्ष की थी। फिर भी देखिए 78 वर्ष में उनके अंदर कितना जो है काम करने का लगन था, जोश था। गांधी को बच्चों से बहुत ही प्रेम था। अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि गांधी जी को बच्चों से बहुत ही प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा था। और जो उनके जो बच्चे थे, तो अभी देखिएगा बच्चों की हर जगह फैशन हो गया है कि बच्चे अगर होंगे तो माँ आराम करती है, पिता इधर उधर काम करते हैं और बच्चों को देखभाल के लिए दाई रखा जाता है, नर्स को रखा जाता है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य होता है। तो उनका यह मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए माँ बाप का प्यार बहुत ही ज़रूरी होता है। और दाई बाई क्या होता है, इतना तो प्यार नहीं कर पाती है बच्चों को जितना माँ पिता करेंगे। तो वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली पतली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब गांधी जी क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के जेल से जब वे छूटे तो अपने मित्र के घर गए। तो मित्र की पत्नी के एक छोटे से बच्चे थे जो कि बहुत ही उनको परेशान करते थे, श्रीमती पोलक को, अपनी माँ को। और दूध बड़ा हो गया था बच्चा, फिर भी दूध नहीं छोड़ रहा था और हमेशा माँ को माँ का दूध पीते रहता था। तो क्या हुआ बच्चों, जब होता है बच्चों कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े से और माँ का दूध पीते ही रह जाते हैं तो माँ कमज़ोर हो जाती है। तो गांधी जी को बहुत ही दुख लगा कि देखो इसकी माँ कमज़ोर हो गई है और बच्चे रो रो कर माँ को परेशान कर रहा है। तो गांधी जी उस बच्चे को भी देखभाल करने का जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लिए और सारी दिन मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। तो देखिए बच्चों किस तरह से वे अपने मित्र की पत्नी का भी ध्यान रखते थे, बच्चे को उठा लेते थे और अपने पास सुलाते थे और वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बच्चा कभी रोता ही नहीं था और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। तो देखिए बच्चों किस तरह से गांधी जी प्यार से बच्चों को अपने पास सुला लेते थे। बच्चे इतने प्यार से सो जाते थे कि कभी रोते ही नहीं थे और बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात भर आराम से सोता रहता था। तो 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। 1 पखवाड़े बोलते हैं बच्चों 15 दिन तक। तो क्या हुआ, गांधी जी इस तरह से जानते थे कि 1-2 दिन में यह काम होने वाला नहीं है, तो वे 15 दिन तक उनके बच्चे को अपने पास सुलाए हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस बच्चे को दूध पीने का, माँ का जो दूध पीता रहता था हमेशा, तो यह आदत छोड़ दिया है। तो देख सकते हैं बच्चों की गांधी जी किस तरह से सबका ध्यान रखा करते थे। गांधी अपने से बड़ों का बहुत ही आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले मतलब जानते होंगे बच्चों, गोखले साहब थे जिनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले शायद हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की मतलब आयरन की, उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और क्या करते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना भी करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। तो देखिए बच्चों किस तरह से गांधी जी के पास जब गोखले जी आए हैं तो उनका कितना ध्यान रखते थे वे।
और उनका पैर तक दबाते थे, उनका खाना पानी जो भी होता है उनका सारा ध्यान रखते थे। तो फिर क्या हुआ, महात्मा कहलाने से पहले जब उनका महात्मा गांधी का टाइटल दिया गया, उससे पहले एक बार क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए, मतलब टॉयलेट को भी वो साफ करते थे। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, मतलब कोई मेरा कार्यकर्ता नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम इस काम को करने को तैयार हो? तो गांधी ने कहा, जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी शक्ति है, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, मैं हर काम को कर सकता हूँ, आप चिंता ना करें। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर डाला। और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज की भी बटन अब लगाने और उनकी अन्य सेवा का भी काम खुशी से किया। तो देखिए बच्चों, किस तरह से गांधी जी जहाँ जाते थे सबकी मदद किया करते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तो गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। तो आश्रम जो था, साबरमती आश्रम में जो कोई भी काम करने के लिए किसी को रखने की जरूरत पड़ती थी तो गांधी जी कहते थे कोई हरिजन व्यक्ति को रखो। हरिजन जो होते हैं बच्चों, निम्न जाति के लोग होते हैं, छोटे जाति के लोगों को हरिजन कहा जाता है। तो गांधी जी कहते थे कि हरिजन को रखना चाहिए, क्योंकि हरिजन जो नाम है बच्चों गांधी जी ही रखे हैं। निम्न जाति के लोगों को लोग बहुत ही पहले परेशान किया करते थे, तो उनका कहना था कि यह हरिजन है। हरि मतलब ईश्वर, जन मतलब जो हरिजन जो हरि का भजन करता है। तो इस तरह से नीची जाति के लोगों का नाम हरिजन उन्होंने ही रखा है। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी, मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। तो उनका कहना था कि लोग नौकर से बहुत सारे काम लेते हैं, ऐसा मन में सोचते हैं कि मैं तो नौकर को वेतन दे रहा हूँ, वेतन भोगी मतलब तनख्वाह देने वाला मजदूर है। तो जितना तक हो सके उनका एक एक जो है खून पसीने को एक एक करके काम करवाना चाहिए। तो गांधी जी सोचते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो भाई के समान होते हैं, मजदूर नहीं, अपने भाई के समान उनको मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। तो गांधी जी का कहना यह था कि कोई व्यक्ति अगर हमारी मदद करने के लिए आता है तो ऐसा नहीं है कि वह 100% जो है वह साफ सुथरा ही हो और जो है उसके अंदर कोई अवगुण ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसके अंदर अवगुण गुण सबके अंदर होता है। लेकिन हो सकता है कि कोई अगर हमारे यहाँ आए हमारी हेल्प करने के लिए तो कुछ चोरी भी कर सकता है, कुछ कठिनाई हमें हो सकती है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको सुधारने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्वभाव अगर अच्छा रहेगा तो चोर के अंदर भी बदलाव हो जाता है। तो इस तरह से उनका विश्वास था। आगे बता रहे हैं कि उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे, मतलब वे किसी को भी नौकर की तरह नहीं रखते थे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। तो एक बार क्या हुआ, भारत की जेल में उनके जो साथी लोग थे तो उनकी सेवा टहल का काम, गांधी जी के लिए सेवा टहल का काम सौंपा गया था। तो एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दोहता और तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। तो एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। तो गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। तो एक बार क्या हुआ, गांधी जी देखते हैं कि इंग्लैंड में जो ऊंचे घरानों में जो घरेलू नौकर होते हैं उनको वे लोग नौकर की तरह नहीं मानते हैं बल्कि परिवार की तरह मानते हैं। तो एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो यह देखकर गांधी जी को बहुत खुशी हुई कि देखिए यहाँ के लोग नौकर को भी क्या परिवार के सदस्य के जैसे
रखते हैं, मतलब अपने बेटे के जैसे, अपने भाई के जैसे व्यवहार करते हैं। तो यह चीज़ उनको बहुत अच्छा लगा। तो एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। तो देखिए बच्चों, एक बार क्या हुआ, कोई भारतीय सज्जन के यहाँ से काफ़ी दिनों के बाद ठहरने के बाद जब गांधी जी जाने लगे, विदा होने लगे, तो नौकर से भी वहाँ उस घर के जो नौकर थे उनको बोलने लगे कि मैं किसी को नौकर नहीं समझता हूँ, अपना भाई समझता हूँ, और जो लेडीज कोई होती है उसको मैं बहन मानता हूँ, तो आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। तो आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो अब जो है जाते समय उनका जो है मन यह मतलब यह हो जाता है कि देखिए आज बेचारा यह नौकर लोग जो हैं इतना मेरा सेवा किया है, तो वे कह रहे हैं कि आप मेरे नौकर नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं, और आपने जो मेरी सेवा की है उसका मैं प्रतिदान, मतलब उसका मैं मूल्य नहीं चुका सकता हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, मतलब मेरे में इतना शक्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो उनका कहना यह था कि आपने जो सेवा की है, सेवा करने वाला को हमेशा ईश्वर अच्छा ही फल देते हैं, तो आपको ईश्वर जरूर इसका पूरा फल देंगे। तो देखिए बच्चों, किस तरह से गांधी जी का जीवन था, कैसे वे रहते थे, किस तरह से सबके साथ व्यवहार किया करते थे, एक नौकर एक मजदूर को भी इज्जत दिया करते थे, अपने भाई की तरह रखते थे, किसी थोड़ा सा भी उनके अंदर घमंड और अहंकार नहीं था। तो यह जो पाठ बच्चों आप लोगों को दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि आप लोग भी इस पाठ से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन के लिए। उन बहुत सारे प्रेरणा इससे आपको प्राप्त हो सकता है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यह जीवन बच्चों ऐसा नहीं है कि केवल क्लास में पास हो गए, फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए और कोई नौकरी मिल गया, बस जो है हम जी रहे हैं। तो जीने के लिए भी एक कला होती है, जीवन किस तरह से जीना चाहिए, क्योंकि जीवन काफ़ी लंबी होती है और उसमें कितने तरह के लोग हम लोगों को मिलेंगे। तो उन लोगों के साथ परिवार से लेकर विश्व तक हम लोगों को रिश्ता है, सबके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई के साथ, माँ पिता के साथ, समाज के साथ, मजदूर जो भी मिलेंगे, नौकर जो भी है, उनके साथ किस तरह से मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यह इससे बहुत ही बड़ी प्रेरणा हम लोगों को मिलेगी। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।